के साथ एक लास्ट टाइम जो आया था 3:30 ठीक है। आज से मेरी अटेंडेंस 3:30 बजे से शुरू हो गई है। नहीं पता आपके यहाँ पर भी आ जाएगी वहाँ पर। नहीं मैम ने आपने कर दिया टाइम आपने कर दिया फिर आपको
अहमद जाहिर, अली मोहम्मद, अरसलान काशी, आयशा अख्तर, आयशा कनीजा, आयशा नवीद, फायजा इरशाद, फरिया अजहर, जवेरिया शेख, जवेरिया शेख, किंजा बख्तावर, किंजा बख्तावर, मोहम्मद अरसलान मजीद, मोहम्मद अरसलान मजीद, निमरा अफजल, निमरा सिद्दीक, निमरा शाहिद, निमरा शाहिद, नूरुल ऐन, रिजवानुल्लाह खान, साइमा रुबाब, सना गफ्फार, सना गफ्फार, सीरत रानी, शाहलीजा नईम, Present, sir. सैयदा सुमैया गिलानी, Present, sir. तौसीफ अहमद, उसामा गुलजार, उसामा गुलजार, उस्मान हुसैन, उस्मान हुसैन, वजिया मकबूल, जवेरिया शेख, किंजा बख्तावर, मोहम्मद अरसलान, निमरा अफजल, निमरा शाहिद, उसामा गुलजार, उस्मान हुसैन। अनम असगर, Present. Present. रहमान, मैं 10 होते थे 4 मिनट चले। अतीकुर रहमान, सर मेरी अटेंडेंस लगा दी आपने? अतीकुर रहमान, आयशा अरशद, इस्मा तनवीर, जाजेब, मरियम जारिफ, Yes, sir. मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर, मोहम्मद शोएब, सर उसका कनेक्ट नहीं हो रहा। नूर फातिमा, Present. राबिया नजर, सैयदा फातिमा, उमर फारूक, सर आप शुएब की अटेंडेंस लगा दें, वो कनेक्ट कर लेते हैं थोड़ी देर तक। उमर फारूक,
आज के बाद जो भी क्लास में 15 मिनट के बाद आएगा उसको एब्सेंट ही कंसिडर किया जाएगा। और इसके बाद मैंने क्लासरूम के अंदर आने नहीं देना किसी को, 15 मिनट से लेट जो भी आएगा। सर जो रिमोट एरियाज में रह के ले रहे हैं क्लास, उनके लिए इशू होता है? 15 मिनट काफी है, 15 मिनट के अंदर। सर गांव में रह रहे हैं कुछ लोग, तो नहीं आता उनका नेट, इसलिए देर Excuse हो me, जाती है। sir. Nimrafzal present. Sir, Nimrafzal present. निमरा बाद में बताना। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था? सर मेरी अटेंडेंस लगा दिया आपने, एन सेक्शन। अब लास्ट में दोबारा से अटेंडेंस होगी। सर मेरी भी लगा दें प्लीज अटेंडेंस। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा है? और आप लोगों में से वो स्टूडेंट जो केमिस्ट्री के हैं, उनकी PC2 की लैब कब होती है? केमिस्ट्री के हैं तो इस लैब में आप लोग आए क्यों नहीं हो? सर वो पोर्टल पे नहीं शो हो रही है, हमारा जो है वो टाइम टेबल में शो हो रही है, रजिस्टर्ड शो हो रही है। तो पहले भी आप लोगों ने लैब ली है, और जो लास्ट लैब हुई है ट्यूसडे को, उसमें आप लोग कोई भी नहीं आया। किसकी वजह से? मेडिसिन की वजह से? और सर मैं एब्सेंट हूं। मैं ये कह रहा हूँ चलो एक दो एब्सेंट हो सकते हैं, पूरी क्लास तो एब्सेंट नहीं हो सकती। सर बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है लैब कब हो रही है कब नहीं हो रही है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी। जो पहला वीक है जो अब पहला गुजर चुका है उसमें लैब ली है, और ये जो वीक जा रहा है इसमें सारे एब्सेंट हो गए, उनको पता ही नहीं चला है कि लैब होती है या नहीं होती, टाइमिंग क्या है। इसका सेक्शन चेंज नहीं होगा, केमिस्ट्री वालों का सेक्शन कोई चेंज नहीं होता, एक ही होगा। केमिस्ट्री वाले जो हैं उनकी जो लैब की टाइमिंग है वो शाह साहब की लैब नहीं होंगे, इसके अलावा किसी और लैब में नहीं जा सकते, क्योंकि उनका बाकायदा रिजल्ट जाएगा लैब। तो इस वजह से केमिस्ट्री के स्टूडेंट कोई भी ऐसा नहीं है जो लैब से ये उसकी शाह साहब की लैब से किसी और लैब में गया। और ये स्टूडेंट मेरी एडवाइजरी में ही है, इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्या वजह थी कि आप लोग लैब में क्यों नहीं आए? जी सर आपके पिछले लेक्चर की समझ नहीं आई थी, आपने पता नहीं कौन से न्यूमेरिकल दिए थे, हम ऑनलाइन थे, हमारा नेट खराब था, इस वजह से समझ नहीं आई। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है जिनका सेकंड सेमेस्टर है उनकी लैब ट्यूसडे को 11 बजे थी, और केमिस्ट्री के स्टूडेंट जो हैं वो लैब लेने के लिए क्यों नहीं आए? उसकी कोई रीजन होगी, इसीलिए आप लोगों ने छुट्टी की है ना, बगैर रीजन के तो कोई भी छुट्टी नहीं करता। जी क्या रीजन बताओ? कोई रीजन नहीं थी, ये याद रखें, क्योंकि शाह साहब ने जो है, क्योंकि मेरा ट्यूसडे ऑफ होता है, उसने मुझे कॉल की है और साथ में जो मैम आयशा है उसको भी बता दिया कि आप लोग टोटल स्टूडेंट जो है क्लास में एब्सेंट। और ये याद रखें कि अगर 2 के बाद ज्यादा छुट्टियां होती हैं, यानी 3 छुट्टियां हो जाती हैं, उस कंडीशन में आप लोग शॉर्ट अटेंडेंस शाता कर सकते हैं।
और उसमें मैं भी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरी क्लास का एब्सेंट होना वो इंडिकेट करता है कि स्टूडेंट जो है नहीं पढ़ना चाहता या कोई ना कोई इशू है जिसकी वजह से पूरी क्लास जो है वो एब्सेंट है। और इसमें साथ में जो एडवाइजर होता है उसका तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क जो आता है वो एडवाइजर को आता है। इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ तो क्या रीजन थी आपको क्या नहीं है? ट्यूसडे की लैब का तो किसी को पता ही नहीं था, फिर हमें बताया गया था मंडे को लैब है, फिर उसके बाद वेडनेसडे को है, फिर थर्सडे को और सैटरडे को। नहीं आप बताएं ना, अगर यानी कि केमिस्ट्री वालों जितने भी स्टूडेंट थे अगर उसमें से किसी का ये इशू था तो वो मुझे बताएं ताकि मैं आगे आप लोगों का जो मैसेज है वो कन्वे कर सकूं। सर अब काइंडली ऐसा करें, एक टाइम टेबल बना के हमें सारे सेक्शंस का दें, हमें तो ये भी नहीं पता हम कौन से लैब में हैं। नूर फातिमा केमिस्ट्री वालों का सिर्फ एक ही सेक्शन है जो लैब का है और वो टोटल स्टूडेंट जो लैब के हैं केमिस्ट्री के वो शाह साहब के पास ही पढ़ेंगे, इसके अलावा किसी और में जा ही नहीं सकते। लेकिन सर लैब से डिफरेंट डेज पे हो रही है ना, तो मैं वो कह रही हूँ जिस दिन जिस बच्चे ने जाना है हमें वो एटलीस्ट पता हो ना। इश्यू नहीं है, आप लोगों की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ केमिस्ट्री वालों के साथ हो रही है जो एंड सेक्शन के स्टूडेंट हैं। ओके सर। आप लोगों का तो यही इशू है ना, आप लोग दूसरे सेक्शन में से किसी में जा सकते हैं लेकिन इनका सिर्फ एक ही सेक्शन है उसमें ही इन्होंने जाना है क्योंकि इनका रिजल्ट भी जाना है और इसका रिजल्ट वो साथ ही भेजेंगे। ओके सर, ओके ठीक है जी बताओ क्या वजह है? देखें जिस वक्त कोई भी बात आगे तक चली जाती है उसको टैकल करना हमारे बस की बात नहीं है। अगर भी कुछ छुट्टी करते हैं या एब्सेंट की वजह से यानी कि जो इशू आ जाता है या वैसे शॉर्ट अटेंडेंस हो जाता है उसमें एडवाइजर रिक्वेस्ट करके मना सकता है। और जो इस तरह के जो सीन होते हैं जिसमें सारे ही छुट्टी करते हैं या इस तरह का होता है तो उसमें ज्यादा इशू या सभी की यानी कि अगर शॉर्ट अटेंडेंस हो जाता है हमारा इशू है नहीं, अगर कोई वैसे जेन्युइन इशू है तो बता दें ताकि मैं यानी कि उसको जो आप लोगों की बात है उसको मैं कन्वे कर सकूं। या टाइम का इशू है वो भी बता दें कि टाइम का इशू है हम चेंज करना चाहते हैं या जो भी नहीं आप लोगों के वगैरह इशू है तो पूरी क्लास अच्छी नहीं होती। मैंने आपको ये भी कहा है कि जो भी इशू हो सबसे पहले आप अपने बैठे को बताना। केमिस्ट्री के स्टूडेंट जो है हाथ खड़ा करें जिनका सेकंड सेमेस्टर क्या वजह है? गाड़ी नहीं चली सभी की सारे गाड़ी में आते हैं इसलिए वो गाड़ी जो है वो सभी इसलिए कोई भी नहीं है। सॉरी घर में हो क्यों देखो कैसे हुआ था? प्रॉब्लम होगा जल्दी आएगी क्या मेरे
अगर वो बात मुझे नहीं अपने सबसे पहले और मुझसे पूछकर उसने आगे फिर क्योंकि उसने मैसेज बता दिया। अगर मुझे पता होगा तो मैं चाहता था कि मुझे या ये एक टाइम चेंज करने की बात मैं चाहता कि मैं या ठीक है। कोई भी इशू है तो आप मुझसे बताएंगे कि आपका इशू जो है अगर आप सोच जाएंगे तो कंडीशन में भी आगे रख सकते हैं मुझे भी ये तो हमें पता है कौन हमारा है कि सारे कंबाइन होकर एक ही टाइम लेकिन ये है कि बता देना चाहिए। सर हमारे टाइम टेबल पे ये मैच शो नहीं हो रही ये सवाल केमिस्ट्री की शो नहीं पाती लैब शो नहीं हो रही उसके ना तो टाइमिंग शो होती है ना साथ पिछली दफा भी हम जो है पहले दूसरी लैब में गए थे दूसरी में तो समझ ही नहीं बाद में समझ आ कि आपको वहां पे जाए यहाँ आकर केमिस्ट्री के 2 ही लैब में सिर्फ जी हम पहले दूसरी क्लास में गए वहां पे फिर वनस्पति में सर आप लोग यहाँ बैठ गए अभी मैं कंफर्म करता हूँ आपके कहाँ फिर हम पिछली दफा गए नहीं ये टाइम टेबल तो बल्कि उधर लगाया हुआ है जो लैब है उसके बाहर लगाया हुआ है कि कौन सी लैब किस टाइम किस लैब के अंदर हो रही है यानी केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट सर मेरी अटेंडेंस लगा दें जो एरिया से सर मेरी अटेंडेंस भी लगा दें सर। जो एरिया से शेख आप आ गई है क्योंकि हम आपका इंतजार कर रहे थे ताकि हम आगे पढ़ना शुरू करें। सर मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था मैं जब से कर रही थी अभी हुआ सर मेरी भी अटेंडेंस सर दोबारा से ले लेंगे लास्ट में दोबारा से अटेंडेंस ले लेंगे। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था क्लोरीमेट्री की जो कैलकुलेशन है वो हमने की थी। इसके बाद आज हमने पढ़ना है कि कैलकुलेशन की कैलकुलेशन के लिए मैंने बताया था कि आप लोगों के पास 2 फार्मूले हैं मोलर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट के लिए और दूसरा जो है स्पेसिफिक हीट कैलकुलेशन के लिए आप लोगों के पास 2 फार्मूले हैं। एक में आप लोग मोलर नंबर ऑफ मोल्स को यूज करते हो एक में आप लोग मैथ को यूज करते हो। आप लोगों ने अगर आप लोगों के पास कोई एक वैल्यू गिवन हो या ये कह लो न्यूमेरिकल के अंदर आप लोगों के पास स्पेसिफिक हीट गिवन हो या मोलर हीट कैपेसिटी गिवन हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने ये चेक करना है कि जो मटेरियल आप लोगों के पास गिवन है उसका यूनिट क्या है। अगर उसका यूनिट उसके इक्वल आ रहा है जिसका यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी है इसमें यूनिट सब्सटेंस का जो है वो मोल में गिवन है। तो अगर न्यूमेरिकल के अंदर वो ग्राम में गिवन है तो आप लोगों ने पहले उसको मोल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने ये वाली इक्वेशन जो है इसको अप्लाई करना। अगर आप लोगों के पास न्यूमेरिकल में मोलर हीट कैपेसिटी गिवन है और सब्सटेंस का मास गिवन है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है और उसके बाद इस इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट करना है। इसी तरह अगर आप लोगों के पास मोलर हीट कैपेसिटी गिवन है और मटेरियल का नंबर ऑफ मोल्स ही गिवन है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। आप लोगों के पास ये जो है 4 चीजें गिवन है इसमें चेंज इन टेम्परेचर है नंबर ऑफ मोल्स है मोलर हीट कैपेसिटी है और इसके साथ हीट है। इन 4 चीजों में से कोई एक चीज मिस हो सकती है बाकी के 3 चीजें जो हैं वो गिवन होगी न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है
और उसकी मदद से 3 वैल्यू की मदद से चौथी चीज को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों के पास स्पेसिफिक हीट गिवन हो न्यूमेरिकल के अंदर, तो उस कंडीशन में अगर मटेरियल का नंबर ऑफ मोल्स, मटेरियल के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो आप लोगों ने पहले उसको मैथ में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इस इक्वेशन को अप्लाई करके जो भी एक अननोन स्पीशीज जिसको आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हो उसको आप लोगों ने इस फार्मूला की मदद से कैलकुलेट करना है। इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले ये चेक करना है न्यूमेरिकल के अंदर मटेरियल का मास गिवन है या नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, और इसके साथ आप लोगों के पास न्यूमेरिकल में स्पेसिफिक हीट जो है वो गिवन है या मोलर हीट कैपेसिटी गिवन। अगर आप लोगों से बाकी चीजें गिवन हो, हीट गिवन हो, चेंज इन टेम्परेचर गिवन हो, इसके साथ मास या नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, तो उस बेस पर आप लोग स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट कैपेसिटी दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि एक में आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स को यूज करना है, दूसरे फार्मूले में आप लोगों ने मास को यूज करना है, और मास को अगर आप लोग सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस बेस पर आप लोग दोनों इक्वेशन के जरिए मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हम ग्राम्स लेंगे ना? सॉरी, इसमें हम ग्राम्स लेंगे ना? अगर स्मॉल सी लेंगे ना कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी है स्मॉल सी, क्योंकि कैपिटल सी तो वो आप लोगों के पास यूनिट स्पेसिफिक हीट के और मोलर हीट कैपेसिटी का यूनिट गिवन है। जब भी आप लोगों ने इक्वेशन यूज करनी है तो उस कंडीशन में मटेरियल का मास या नंबर ऑफ मोल्स उस बेस पर लेना है कि अगर आप लोगों के पास मोलर मास गिवन, सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी गिवन है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने मटेरियल या सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स यूज करने हैं, और अगर आप लोगों के पास स्पेसिफिक हीट गिवन है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने सब्सटेंस का मास जो है ग्राम में यूज करना है। इसमें आप लोगों ने जब भी यूनिट वेट का यूज करना है वो ग्राम में ही यूज करना है, किलोग्राम या किसी और में यूज नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। जब भी आप लोग कोई भी, आप लोगों के पास कोई भी रिएक्शन होता है या दो एटम के दरमियान कोई भी बॉन्ड बनाते हो, तो उस कंडीशन में या तो एनर्जी रिलीज होती है या ऑब्जॉर्ब होती है। क्योंकि जब भी मोस्टली रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में दो स्पीशी के दरमियान बॉन्ड उस वक्त बनता है जिस वक्त उनके दरमियान बॉन्ड बनने के बाद उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में वो एनर्जी को रिलीज करेंगे, ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेंगे, और अगर उस बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम होगी तो उस कंडीशन में हमें उसको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। जब भी हम कोई बॉन्ड बनाते हैं तो इस कंडीशन में मोस्टली एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी जिसकी वजह से कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है या बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। और इसी तरह अगर हम उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी। बॉन्ड बनाने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी, ऑब्जॉर्ब होगी, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। और जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक होता है, जिस एनर्जी की वजह से बॉन्ड ब्रेक होता है उसको हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है डिफरेंट एटम के दरमियान, डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान डिफरेंट स्ट्रेंथ की होती है। बाद के दरमियान ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बाद के दरमियान वीक होती है, और ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो है वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस को हम कहते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस
और दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के दरमियान जितना आप लोगों के पास डिस्टेंस हासिल होता है उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब ये बॉन्ड लेंथ अगर दो एटम के दरमियान ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में बॉन्ड वीक होगी और उसको ब्रेक करना उतना ही आसान होगा। और अगर इनके दरमियान दो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो उस कंडीशन में हम इन बॉन्ड को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। सॉरी, अगर इनके दरमियान बॉन्ड डिस्टेंस कम होगा तो उस कंडीशन में बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप लोगों को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह आप लोगों के पास एक एग्जांपल है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन के कार्बन के दरमियान बॉन्ड। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज कार्बन के निस्बत कम होता है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी, हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। और मैंने कहा था कि जिनके दरमियान बॉन्ड लेंथ कम होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी और उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और वो वाला बॉन्ड जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वो वीक होगा और उसको ब्रेक करना उतना ही आसान होगा। इसी वजह से जिस वक्त हम हाइड्रोजन के दरमियान से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं उस कंडीशन में आप लोग 436 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उसकी वजह से हाइड्रोजन के दरमियान से बॉन्ड ब्रेक होता है। इसी तरह अगर आप लोग हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान से बॉन्ड ब्रेक करना है तो उस कंडीशन में आप लोग 410 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करते हो। अब इसमें एनर्जी कम प्रोवाइड कर रहे हो और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप लोग ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, जो इंडिकेट करता है कि आप लोगों का अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ या दो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो उस कंडीशन में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा। इसी तरह अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में उसको ब्रेक करना आसान होगा और उनके ब्रेक करने के लिए आप लोग कम एनर्जी प्रोवाइड करें। और बॉन्ड लेंथ जो है दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक डिपेंड करती है आप लोगों के जो एटम्स है जिनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, और दूसरा उनका एटॉमिक साइज पर डिपेंड करती है। ये दो फैक्टर हैं जो आप लोगों को बताते हैं कि बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। अब जिस तरह अभी हमने पहला फैक्टर देखा था हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है और दूसरा हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है। इस कंडीशन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है और दूसरे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.3 या 2.4 होती है, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एटॉमिक साइज जो है वो ज्यादा डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा और हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड वीक आएगा। इसी तरह अगर हम चेक करते हैं हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लोरीन के साथ, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास डिफरेंट हाइड्रोजन एटम, एक एटम तो सेम है, दूसरे एटम जो है वो डिफरेंट। अब आप लोगों ने ये इसमें चेक करना होता है दूसरे जो एटम है उनमें आपस में डिफरेंस किस किस चीज का आता है, एटॉमिक साइज का आता है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का आता है। ठीक है, जिनका एटॉमिक साइज कम होगा उनका बॉन्ड लेंथ भी कम होगी और जिस वक्त बॉन्ड लेंथ कम होगी तो उनको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा। दूसरा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में बॉन्ड जो इंटरेक्शन जो है वो भी ज्यादा होगी और उस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है, मैं से किस तरह क्वेश्चन करना है, किस तरह पूछना है, मैंने ये कहना है कि डिफरेंट कंपाउंड गिवन हो गए और आप लोगों से पूछना है कि आप लोग ये बताओ कि इसमें कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है।
और उसके रीजन क्या है। ठीक है, आप लोगों ने फिर बताना है इसका बॉन्ड लेंथ इसकी कम है और इसकी ज्यादा है और इसके रीजन ये है कि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है या एटॉमिक साइज जो है वो एक में ज्यादा होगा एक में कम होगा। ठीक है, और उसकी वजह से जिसका एटॉमिक साइज कम है उसमें बॉन्ड लेंथ भी कम है और उसको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल है, इसीलिए उसको हम ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं और उसी वजह से ज्यादा एनर्जी पर वो बॉन्ड ब्रेक होता है। और दूसरा जो है वो बॉन्ड लेंथ उसकी ज्यादा है, उसको ब्रेक करना आसान है, उसके लिए हम कम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन। जब भी आप लोग कोई भी रिएक्शन करते हो तो उस कंडीशन में कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। इसका मतलब है जब भी बॉन्ड ब्रेक होंगे और बॉन्ड बनेंगे तो उस कंडीशन में उनकी जो एनर्जी है, जो हीट है, वो भी चेंज होगी, यानी कि एंथैल्पी जो है वो भी चेंज होगी। अब वो किस तरह चेंज होती है और आप लोग उसको किस तरह कैलकुलेट करते हो, उसके बारे में ये स्लाइड जो है वो आप लोगों से शेयर की हुई, जिसमें एंथैल्पी चेंज जो है वो इक्वल है डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड। इस कंडीशन में आप लोगों ने जो रिएक्टेंट के दरमियान बॉन्ड है जो ब्रेक हो रही है उनकी एनर्जी का सम लेना है और दूसरी साइड पर आप लोगों ने माइनस करना है प्रोडक्ट के दरमियान जो बॉन्ड बन रहे उनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और इसके बाद जो आप लोगों के पास हासिल होता है वो एंथैल्पी चेंज हो, जिसकी वजह से आप लोगों के रिएक्शन बॉन्ड जो है वो ब्रेक भी हो रहे हैं और नए बॉन्ड भी बन रहे हैं। इस कंडीशन में आप लोगों के पास ये जो टेबल दिया हुआ है वो सिर्फ एक एक बॉन्ड के लिए गिवन है। अगर एक से ज्यादा बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इस कंडीशन में आप लोगों को और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए वो कहता है कि आप लोग अगर रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ तो आप लोगों के पास हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, और इस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो हाइड्रोजन के 1 मोल और क्लोरीन का 1 मोल दोनों मिक्सअप होते हैं और आप लोगों के पास हाइड्रोजन के 2 मोल बनते हैं। अब इस हाइड्रोजन के दरमियान भी बॉन्ड है, इस क्लोरीन के दरमियान भी बॉन्ड है जो ब्रेक होगा, और जिस वक्त ये ब्रेक होगा इसका मतलब है कि एनर्जी आप लोगों को इसको में प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड। सर हमें पता कैसे चलेगा कि इनके दरमियान बॉन्ड ब्रेक हुआ या बना है बॉन्ड? ये आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट बनता है उससे इंडिकेशन होती है कि कौन सी स्पीशी ब्रेक होकर दूसरी स्पीशी के साथ अटैच हो रही है। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास प्रोडक्ट HCl का बन रहा है, इसका मतलब है कि आप लोगों ने रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और क्लोरीन यूज किया हुआ है, तो जाहिर है उनके दरमियान से बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो HCl बना है ना, अदरवाइज तो कोई और चीज तो बन ही नहीं रही है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट में जो मटेरियल प्रोवाइड जो आप लोगों के पास बनता है उससे आप लोगों को इंडिकेशन होती है कि आप लोगों के पास कहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और आप लोगों के पास न्यू बॉन्ड कहाँ पर बन रहा है। अब इस कंडीशन में आप लोगों के पास 1 मोल ही हाइड्रोजन है, उसको आप लोग उसके दरमियान जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, प्लस 1 मोल ही आप लोगों के पास क्लोरीन है और उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसका आप लोगों ने सम ले लिया। अब 1 मोल है, 1 मोल लिखा है, उसके बाद एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप लोगों के पास जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 436 किलो जूल पर मोल। इसके बाद प्लस 1 मोल क्लोरीन है और क्लोरीन के दरमियान से बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 247 किलो जूल पर मोल। इसके बाद माइनस, इसके बाद प्रोडक्ट में कितना नंबर ऑफ मोल्स है 2, यहाँ पर 2 लिखना है, उसके साथ आप हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान से बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 432 किलो जूल पर मोल। आप दोनों को जिस वक्त सॉल्व करोगे इन दोनों का सम और इसमें से सम में से आप लोगों ने इसकी वैल्यू को माइनस कर देना, तो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है -185 किलो जूल। अब माइनस का क्या मतलब है कि ये एनर्जी रिलीज हो रही है या ऑब्जर्व हो रही है? ये एनर्जी रिलीज हो रही है।
वर्क डन हुआ है, वर्क डन हुआ है सर जी। इसमें सिस्टम ने एनवायरनमेंट जैसे सराउंडिंग पे वर्क किया तो इसलिए नेगेटिव वर्क आया है सर। ठीक है, इस कंडीशन में एनर्जी रिलीज हो रही है जो इंडिकेट कर रही है कि आप लोगों का प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि हर स्पीशीज जो एनर्जी को रिलीज करेगी, रिलीज करने के बाद वो पहले रिएक्टेंट स्पीशीज से ज्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जिस तरह आप लोग मेहनत करते हो, मेहनत करने के दौरान आप लोगों की सेहत जो है वो भी काफी कमजोर होना शुरू हो जाती है, लेकिन आप लोगों मेंटली जो है वो स्टेबल होते हैं। आप लोगों के पास नॉलेज जो है वो आप लोग गेन करते हो। इसके साथ जब भी आप लोग जॉब के लिए जाते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों की स्टेबल कंडीशन होती है, क्यों आप लोगों को पता होता है कि आप लोगों के पास नॉलेज है और उन्होंने जो भी क्वेश्चन करना है आप लोगों ने आंसर दे रहे। इसी तरह जिस वक्त आप लोगों को फाइनल होता है तो वो वाले स्टूडेंट जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं यानी कि मेहनत करते हैं, वही फाइनल पेपर को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करते हैं। और वो वाले स्टूडेंट जो मेहनत नहीं करते, जो अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हैं, वो फिर बाद में फिर रोते हैं। ठीक है, इसीलिए हर रिएक्शन जिसके दौरान जिस वक्त प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद एनर्जी रिलीज होगी तो वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और जितनी ज्यादा एनर्जी वो रिलीज करेगा उतना ही ज्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अगर कम एनर्जी रिलीज करेगा तो वो कम स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इसी तरह का एग्जांपल दी हुई है कि आप लोगों ने मेथनॉल गैस को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करना है, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल बनता है, जिसको आप लोग आम घरों में भी इस्तेमाल करते हो। जो आप लोग घरों में बर्निंग के लिए गैस इस्तेमाल करते हो वो मीथेन गैस ही होती है, और आप लोग उसको आग लगाते हो, आग लग जाती है, उसके बाद क्या बनता है वो आप लोगों को भी पता नहीं होता। क्या क्या बनता है? खाना बन जाता है। अब खाना किस तरह बनता है? अब उसके पास क्या लॉजिक है कि खाना बन जाता है? कभी आप लोगों ने सोचा है कि जिस वक्त आप लोग आग जलाते हो, आग जलाने के बाद किसी भी जो आप लोगों का खाना है उसको गर्म करते हो, उसके लिए भी आग जलाते हो, तो वो गर्म क्यों हो जाता है? उसके रीजन क्या होते हैं? क्योंकि उस दौरान मीथेन गैस का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल बनता है, और इसके साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है, और वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है उसको आप लोग यूज करते हो खाना बनाने के लिए भी और खाने को गर्म करने के लिए। ठीक है, और जिस वक्त आप लोग खाने को गर्म करते हो, जिस तरह गोश्त है या कोई भी मटेरियल है उसको गर्म करते हो, आप लोगों ने ये भी चेक किया है कि मोस्टली उनका वॉल्यूम कम होता है इनिशियल वॉल्यूम से। जिस वक्त आप लोग उसको गर्म करते हो उसके बाद उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। इसके रीजन क्या है? क्या रीजन है? क्योंकि जब भी आप लोग क्योंकि हर मटीरियल क्योंकि जो भी आप लोग प्लांट से मटीरियल हासिल करते हो या आप लोगों के पास ये गोश्त वगैरह होता है तो उसमें वाटर की कंटेमिनेशन होती है, और जिस वक्त आप लोग हीट करते हो, हीट करने का बेसिक पर्पज यही होता है कि उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको कम कर, और जिस वक्त वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम जो है वो भी डिक्रीज होता है। ठीक है, इसके अलावा बस ये सॉरी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्विज जो है वो 5 होने हैं, और हर वीक में एक ही क्विज हुआ करेगा। असल में ये है कि आप लोगों में क्विज बहुत ज्यादा है।
और फिर वो फायदा है जो सेव करता है उसको क्या वो उसमें दबाना है और जिसने बनाना है वो भी कर जाएगा। लेकिन सर एटलीस्ट तैयारी तो हो जाएगी सर। तैयारी हो जाएगी ये है, लेकिन मसला ये है कि फिर लेक्चर आप लोगों को बहुत कम होता है, उससे आप लोगों को सिलेबस जो है वो कवर नहीं होगा। क्योंकि अगर डेली क्लास में आप लोगों का क्विज होगा तो उसमें 15 मिनट आप लोगों के जो है वो अटेंडेंस में गुजर जाते हैं, 15 मिनट मिनिमम जो है वो आप लोगों को क्विज में लगते हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों का हर क्लास में आधे से पौना घंटा जाया होगा। एक वीक आप लोगों को दुआ करें। अब वो आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग मंडे को क्विज देना चाहते हो या आप लोग थर्सडे को क्विज देना चाहते हो, और लेकिन उसमें लास्ट लेक्चर से लास्ट तक जहां तक आप लोगों ने क्विज तक पढ़ा होगा, जिस दिन क्विज है उससे पहले तक जो पढ़ा होगा वो सारा जैसे सर लास्ट वीक हमने क्लोरीमीटर पढ़ा था तो उसमें से हमें समझ नहीं आई। सर क्विज यूनी में होगा या ऑनलाइन होगा? क्विज आप लोगों को इसी तरह क्लास में ही होगा सबका। सर मैं लेट थोड़ा सा ज्वाइन हुआ हूँ, मेरी अटेंडेंस चेक कर लें प्लीज। आज आप लोग इस वीक में आ रहे हो, आप लोगों का इस वीक के दौरान आप लोगों का एक क्विज होगा। नेक्स्ट जो स्टूडेंट नेक्स्ट जो ऑड वाले या इवन वाले हैं उन्होंने नेक्स्ट वीक में आना, और जिस वक्त वो नेक्स्ट वीक में आएंगे तो उनका वही क्विज एक क्विज जो है उस दौरान हो जाएगा। तो 2 वीक डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा, सिलेबस भी डिफरेंट होगा। तो सर आज से स्टार्ट कर देते हैं एक है आप दोनों क्लासेस का, यानी कि जो आप लोग इवन वाले हैं और ऑड वाले हैं दोनों का एक एक क्विज हो चुका है। तो आज से जो इस कंडीशन में सर जिनका ये क्विज मिस है, सॉरी जिनका ये क्विज मिस होता था, सॉरी सर जी जो क्विज यानी कि जिन्होंने पहला नहीं दिया वो, कोई बात नहीं, एक ऑप्शन में है जी सर, बाकी मिस ना कर लो। ओके सर। और आप लोगों के असाइनमेंट जो है वो ज्यादा कर देते हैं। जी सर बिल्कुल। असाइनमेंट आप लोगों के 3 या 4 कर देते हैं, 5 कर देते हैं। चले असाइनमेंट 5 कर देते हैं और 5 की आप लोगों को क्विज और नहीं क्विज आप लोगों के 6 होंगे और असाइनमेंट आप लोगों के 5 होंगे। 5 में से वेटेज क्विज़ की 15% ही होगी और असाइनमेंट की 5% ही होगी, लेकिन चॉइस हो जाएगी अगर ज्यादा होंगे। अगर कोई 6 होते हैं तो उस कंडीशन में 5 बेस्ट 5 काउंट होंगे, अगर 5 होते हैं तो उस कंडीशन में बेस्ट 4 काउंट होंगे। और असाइनमेंट जो है अगर 5 होती है तो बेस्ट 4 काउंट हो जाएंगी, अगर 4 होती है तो उस कंडीशन में बेस्ट 3 काउंट होंगे। ठीक है, सर मेरी अटेंडेंस चेक कर लें। जी सर गफ्फार सना। सर ये हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में थोड़ा सा दोबारा बताएं सर जी, इसमें ना ग्राम्स में और किलो जूल पर। एक मिनट इसको कंप्लीट कर लें ये चैप्टर ताकि आप लोगों को कंप्लीट हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट शुरू करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एंट्रोपी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वो वाले रिएक्शन या प्रोसेस जो खुद ब खुद होते हैं या जिनको एक दफा हम शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो कंटिन्यूअसली खुद ब खुद होते रहते हैं, उनको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है। जिस तरह आप लोग पढ़ते नहीं हो तो आप लोगों को पढ़ाने के लिए सिखाने के लिए क्विज की फॉर्म में धक्का देना पड़ता है,
फिर आप लोग पढ़ते हो। आप लोगों को पढ़ना जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन मेरा पढ़ाना जो है वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, क्योंकि मैंने तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, और आप लोगों ने जो है पढ़ना है लेकिन याद नहीं करना है। वो याद करने वाला जो स्टेप है वो धक्के से होता है, और इसलिए फिर वो जो है उसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। वो वाले रिएक्शन जो एक दफा स्टार्ट कर दिए जाएं उसके बाद वो कंटिन्यूसली खुद ब खुद होते हैं या शुरू से ही खुद होना शुरू हो जाते हैं, उनको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिनको हम बार बार जो है एक्सटर्नल सोर्स की मदद से कंटिन्यू करते हैं उनको हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब जिस तरह लोहे को जंग लगता है वो लगता ही रहता है, जिसकी वजह से वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, अब वो जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, जिस वक्त इसके साथ एक नाम इंट्रोपी। इंट्रोपी जो है वो रैंडमनेस को कहते हैं। किसी भी सिस्टम के अंदर रैंडमनेस, जितना रैंडमनेस या खलल जो है या डिसऑर्डर जो है वो जनरेट होगा, उसको हम कहते हैं कि उसमें इंट्रोपी क्रिएट हो चुकी है। जिस तरह आप लोग क्लास के दौरान बोलना शुरू हो जाते हो, ये भी इंट्रोपी है। क्लास के दौरान मुंह उठाया और क्लास से बाहर चले गए, ये भी इंट्रोपी है, जिसकी वजह से जो क्लास का ऑर्डर है वो खराब होता है, और इस ऑर्डर के खराब होने को ही हम इंट्रोपी कहते हैं। इंट्रोपी को हम एस से इंडिकेट करते हैं, और जब भी कोई भी रिएक्शन होगा तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसके बारे में हम चेंज इन इंथैल्पी और चेंज इन इंट्रोपी की मदद से बता सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। अब वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं? हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, जिसके मुताबिक डेल्टा जी जो है वो इक्वल होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। अब यहाँ पर डेल्टा जी है, इसको हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और डेल्टा एच जो है वो आप लोगों के पास इंथैल्पी चेंज है, टी जो है आप लोगों के पास टेम्परेचर है, और डेल्टा एच जो है वो इंट्रोपी चेंज है। इस कंडीशन में इंट्रोपी और टी इंटू डेल्टा एच का वैल्यू, इस टोटल की वैल्यू अगर आप लोगों के पास नेगेटिव में हासिल होती है तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी। यानी कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू आप लोगों के पास नेगेटिव फॉर्म में हासिल होती है तो उस कंडीशन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और अगर आप लोगों के पास डेल्टा जी की वैल्यू प्लस में हासिल होती है तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर आप लोगों के पास डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है तो उस कंडीशन में रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज में होगा, ना ही स्पॉन्टेनियस होगा ना ही नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, एक ही जगह पर रुका होगा। ठीक है, और इस कंडीशन में जब भी आप लोग कैलकुलेशन कैलकुलेट करते हो तो वो इंडिकेट करते हैं कि आप लोगों की स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये जरूरी है कि आप लोगों को ये पता हो कि चेंज इन इंथैल्पी की वैल्यू प्लस में है या नेगेटिव में है, इसी तरह चेंज इन इंट्रोपी की वैल्यू प्लस में है या नेगेटिव में है। अगर चेंज इन इंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव में होगी और इंथैल्पी चेंज की वैल्यू भी नेगेटिव में होगी, उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू जो है उसकी उस साइन के साथ होगी जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। यानी कि अगर इंट्रोपी चेंज इसकी आप लोगों के पास नेगेटिव में वैल्यू है, इस नेगेटिव वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव से, तो आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो प्लस में होगी, और आप लोगों के पास इंथैल्पी चेंज जो है वो नेगेटिव में है। अब आप लोगों के पास इक्वेशन बनती है माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एच। अब टी डेल्टा एच में से अगर टी डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होगी और डेल्टा एच की वैल्यू कम होगी तो आप लोगों के पास डेल्टा जी की वैल्यू प्लस में आती है।
यानी कि इंट्रॉपी चेंज की वैल्यू अगर नेगेटिव में हो और वो नेगेटिव की वैल्यू भी काफी ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में टी डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो प्लस में होगी और वो वैल्यू इंथैल्पी चेंज से ज्यादा होगी, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास डेल्टा जी की वैल्यू प्लस में हासिल होगी, और उस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस। इसी तरह अगर आप लोगों के पास डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो प्लस में हो और डेल्टा एच की वैल्यू भी प्लस में हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इक्वेशन बनती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। अब अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और इसकी वैल्यू कम होगी, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू जो है डेल्टा जी की नेगेटिव में होगी, और अगर डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होगी, टी डेल्टा एच की वैल्यू कम होगी, तो उस कंडीशन में डेल्टा एच की वैल्यू प्लस में होगी। ये कंडीशन है जिसके बेस पर आप लोग रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में डिवाइड करते हो, और ये आप लोगों की बुक में भी समझ नहीं आ रही सर, दोबारा समझाएं। सॉरी समझ नहीं आ रही सर, ये दोबारा समझाएं, मिस हो गया नेट की वजह से ना खराब आ रहा। जमा करना तो आती है ना उसामा? जी सर, जमा कर सकते हो? प्लस तो कर सकता हूँ सर। अगर आप लोगों के पास h की वैल्यू 5 हो, यानी कि यहाँ पर आप लोगों के पास डेल्टा h की वैल्यू 5 हो, जी सर, यहाँ पर आप लोगों के पास t की वैल्यू 1 हो और डेल्टा h की वैल्यू आप लोगों के पास 3 हो, तो आप लोगों के पास क्या वैल्यू हासिल होगी? 5 माइनस 3। जिस वक्त 5 में से 3 को माइनस करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी? 2 आएगी सर, और 2 वैल्यू आप लोगों के पास प्लस में आएगी। ठीक है, इस कंडीशन में आप लोगों के पास डेल्टा जी की वैल्यू प्लस में हासिल हो रही है। अगर ये प्लस में हासिल होगी तो मतलब है कि रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसी तरह अगर आप लोगों के पास डेल्टा एच की वैल्यू कम है और आप लोगों के पास इसकी वैल्यू ज्यादा है, सपोज ये कर लें कि इसकी टी डेल्टा एच की वैल्यू आप लोगों के पास 10 है और डेल्टा एच की वैल्यू आप लोगों के पास 5 है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 5 माइनस 10 क्या आंसर आएगा? -5। अब इस कंडीशन में डेल्टा जी के साथ जो वैल्यू है उसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, और जिस वक्त डेल्टा जी की वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आएगा उस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है इसी सर। तरह अगर आप लोगों के पास डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो भी 5 हो और टी डेल्टा एच की वैल्यू भी 5 हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास डेल्टा जी जो है वो 0 के इक्वल हासिल होगा, और जिस वक्त डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज में होगा, यानी कि उनकी एनर्जी डिफरेंस नहीं होगी, और उस कंडीशन में रिएक्शन ना ही स्पॉन्टेनियस होगा और ना ही नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, अगर इसमें एक्स्ट्रा और चीज आज जो हमने फिर सिलेबस स्टार्ट किया था फिर इसके लिए अब वो जो है और वाली करना है। अब जो नेक्स्ट वीक में जो स्टूडेंट आएंगे ओल्ड वाले उनके लिए वो सिलेबस भी शामिल होगा, प्लस ये जो आप लोगों ने अब पढ़ा है वो भी शामिल होगा, और इनका क्विज मंडे को होगा। सर थर्सडे को रख ले, मंडे रहने दें। चले आप लोगों का हर वीक में थर्सडे को ही क्विज हुआ करेगा, जितना आप लोगों ने उस वक्त तक पढ़ा होगा उस सब का क्विज होगा आप लोगों का थर्सडे को। ओके सर, थैंक यू सर। वर्क एक्सपेंशन से लेकर आज तक जो आप लोगों ने पढ़ा है वो उसका आप लोगों का थर्सडे को क्विज होगा। ओके और सर। उसके बाद नेक्स्ट जो इवन वाले उससे नेक्स्ट वीक में आएंगे उनके लिए ये भी शामिल होगा, नेक्स्ट वीक में जो पढ़ा है वो भी शामिल होगा।
या फिर इसमें से कम कर लें, लेकिन नेक्स्ट वीक वाला सिलेबस सारा ही शामिल हो। इसमें इस तरह करते हैं कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक में जिस वक्त आप लोग आओगे उस कंडीशन में इसमें से हम चले कैलोरीमेट्री से आगे तक हो, इससे पीछे वाला नहीं। कोई इसका बेसिक पर्पज तो यही कि आप लोगों को तैयारी करवाना। अब उसकी तैयारी होगी तो अगले वाले की तैयारी करें, तभी तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस सिलेक्शन होगा। अदरवाइज तो आप लोगों ने वहीं पर जाम होकर रह जाना जी। अटेंडेंस अगर रह जाती है तो नमस्कार बिस्मा तनवीर, बिस्मा तनवीर, मोहम्मद शुएब, आप लोगों का ये जो बैच है वो कम होना शुरू। मोहम्मद शुएब का डिस्कनेक्ट हो गया, उनके वहाँ नेट का इशू है तो उनकी अटेंडेंस लगा दें। सर जी मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। Excuse me, sir. Nimra Afzal. किसका? Nimra Afzal. नहीं हुई। सना गफ्फार का सेकंड बैच में है, मैं दूसरी लगाता हूं। जवेरिया शेख, जवेरिया शेख, Nimra Afzal. किंजा बख्तावर, मोहम्मद अरसलान मजीद, मोहम्मद अरसलान मजीद, निमरा अफजल, Present, sir. निमरा शाहिद, शाहिद, रिजवानुल्लाह खान, प्रेजेंट साहब। तो सिर्फ आपके कोई इशू है फीस वगैरह का, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो रहा। ओके सर मैं करवा लेता हूँ। उसामा गुलजार, उसामा गुलजार, उसामा है, उस्मान हुसैन, एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। सर मैं प्रेजेंट हूँ। मैं सर जी एब्सेंट है। मैं प्रेजेंट हूँ क्लास में सर। रिजवान आपका कोई फीस वगैरह का इशू है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि एडिटेबल नहीं है ये चीज। सर वो फी तो मैंने सबमिट की है, लेकिन पता नहीं अब भी ये इशू है। सर मंडे को हमारी क्लास यूनी में होगी जी। कि अब कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? जवेरिया शेख कहाँ पर है? चले इस तरह कर ले, इस तरह कर ले, फिर बीच दरमियान वाले छोड़ना नहीं है, तैयारी करनी है, क्योंकि मिड और फाइनल में तो वो शामिल होगा। जी अब जो पढ़ा है इसमें अगर किसी की कोई भी कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है।
कौन सा नंबर है? बस आपका इशू है? कितने स्टूडेंट है? बस चलें, आप लोगों ने अभी क्लास के बाद आ जाना है। मैं फौरन बात तो फ्री किस वक्त आना है? काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस सेक्शन से दूसरे सेक्शन में चले गए। ऐसा क्यों? पढ़ने वाले? अब इसका मतलब है दोबारा से जबरदस्ती उधर से इधर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि इधर से स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम हो रही है। एक्सक्यूज मी सर। जी रिजवान अल्लाह खान। सर मैं सेक्शन एन में ऐड हूँ, तो मैं लैब किसके साथ होगा मेरा? केमिस्ट्री वालों का? नहीं, मैं ज़ूलॉजी का हूँ सर। ज़ूलॉजी के कुछ स्टूडेंट जो हैं वो मैंने अदनान की लैब में शिफ्ट किए थे, एन वाले जो एन सेक्शन में है, और कुछ जो है वो मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ गई। आपको उसमें एमएनएस में देखा है किस सेक्शन में ऐड हो? सर मेरा पोर्टल ओपन नहीं होगा, मुझे पता नहीं लगा कि मैं कौन से सेक्शन में हूँ। यार ऑन क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं सर, वो पोर्टल वाला इशू है। मैंने पीबी सबमिट किया लेकिन अभी तक वो ये ओपन नहीं होगा। पोर्टल या कोई भी मेल वगैरह ब्लॉक हो जाती है, आप किस तरह बता सकते हैं आप लोग किस सेक्शन में हो? इस तरह करना मेरे पास इसमें से देखकर आपको बता दूंगा कि आप किस सेक्शन में गए हो। ओके सर, मैं आपके ऑफिस में आ जाऊंगा। ठीक, थैंक यू। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।